हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे हमने हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा 14 प्रिंसिपल, वैसे ये FW टेलर्स का प्रिंसिपल है। इन्होंने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। अगर आपने पहले हेनरी फेयोल का नहीं देखा होगा तो वो भी वीडियो देख लेना, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखना, वो पढ़ लोगे तो ये थोड़ा समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर इसको देखोगे पहले तो ये थोड़ा हार्ड लगेगा। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब FW टेलर का कहना है, FW टेलर हमें सजेस्ट करते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसको साइंटिफिकली करना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब बेसिस पे करना चाहिए। रूल ऑफ थंब बेसिस का मतलब होता है कि किसी भी काम को हम एरर बेसिस पे करते हैं, ट्रायल बेसिस पे करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, मतलब हम श्योर नहीं होते कि इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो FW टेलर का क्या कहना है कि काम कभी भी कह रहे एरर बेसिस पे मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे टाइम वेस्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल का लॉस होगा। तो इससे है कि एक छोटा से छोटा काम भी अगर आपको करना है तो आप उसको साइंटिफिकली करो। कुछ भी करना है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो कि हाँ, इतने टाइम में ये काम फिनिश होना ही चाहिए। अगर हमने ऐसा स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लिया तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। In order to increase efficiency, the rule of thumb method should be substituted. यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी यानी काम करने का लेवल ये बढ़ाना है, तो ये रूल ऑफ थंब बेसिस को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब यहाँ से हटाना है। रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ मैनेजर। ये रूल ऑफ थंब जो डिसीजन है वो मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड होता है, मतलब उसका एक क्या रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। इसीलिए टेलर क्या इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक एक छोटे से छोटे वर्क को भी करना है तो उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड मतलब प्रॉपर टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट सब पहले से एकदम साइंटिफिकली फिक्स्ड होना चाहिए। इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग ऑफ आयरन सीट इनटू बॉक्स कार्स भी साइंटिफिकली प्लान। उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको एक छोटा सा भी काम करना है ना, कि आयरन सीट को लोड करना है गाड़ी में, तो उसके लिए भी आपको उसका भी एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए। उसके लिए भी उसको भी साइंटिफिकली मेथड से करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, आपने किसी वर्कर को काम दे दिया कि ये लोड करना है और उसने क्या किया, वो सुबह से शाम तक वही लोड किए जा रहा है, क्योंकि उसको तो अपना एक दिन का वेजेस चाहिए, सैलरी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका वो भी लोड नहीं हुआ, क्योंकि वो लोड होके कहीं और जाता, वो भी पूरा नहीं हुआ, और यहाँ पे सैलरी भी वेस्ट हुआ। तो ये सब क्या है, लॉस है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का। और अगर हर चीज को पहले ही डिसाइड कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे कि इसको कितना टाइम लगने वाला है, किस तरीके से इस काम को करना है, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्टिंग नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होगा, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है पीसफुल एनवायरनमेंट, और डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद होना, झगड़े झंटे होने। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं तो हमें हार्मनी के साथ पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। अगर उसमें मतभेद रहेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो इम्प्लॉयज के बीच में और मैनेजर्स के बीच में हमेशा एक हार्मनी माहौल होना चाहिए, यानी पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ हार्मनी between the employees and management. Perfect understanding between employees and management will creating healthy working environment and achieving the goals. और जहां हम काम कर रहे हैं अगर वहां पे एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, हमें सब कुछ अकॉर्डिंगली अच्छे से मिलेगा, तो क्या होगा, उससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है हम वो जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर डिस्कॉर्ड हमेशा रहेगा, डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर हमारा भी मन नहीं लगेगा काम करने में, हम उतने अच्छे लेवल से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। और अगर अच्छे से एफिशिएंटली काम करना है तो वहां पे हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट और हार्मनी यानी पीसफुली एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन, इस पे बहुत ज्यादा इम्फेसिस करते हैं टेलर
कि हमने मोस्ट ऑफ क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो हम एक साथ काम करते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, तो एक दूसरे के लिए पॉजिटिवनेस होना चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉयज बोलते हैं वो मैनेजर को सुनना चाहिए, जो मैनेजर्स आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो एम्प्लॉयज को करना चाहिए, मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो एक दूसरे को सोच समझ के एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके काम करना चाहिए। मोस्ट ऑफ क्या होता है, कभी कभी मैनेजर बोल के चले गए, मैनेजमेंट ने आपको सजेस्ट किया कि आपको ये काम करना है, लेकिन एम्प्लॉयज अपने ही सब एटीट्यूड में, नहीं ये काम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर कोई लेवल पे है तो ऑफकोर्स उसको आपसे थोड़ा तो कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, और अगर उसने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है तो आप उस इंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की भी और मैनेजमेंट की भी और एम्प्लॉयज की भी। एक की वजह से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों एज अ वैल्यूएबल असेट्स है। द प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड of employees and management towards each other. Both should realize their equal importance in the organization. This will increase the productivity and profit. दोनों को अपना इक्वल इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई टाइम टू टाइम गाइड करने वाला मैनेजमेंट नहीं होगा, मैनेजर नहीं होगा, तो आप भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के लिए एक दूसरे की तरफ जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट वन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन का मतलब होता है मिलजुल के, इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले किसी इंडिविजुअल के बारे में। तो फिर जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जहां भी हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमेशा कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि सबको मिलजुल के एक साथ काम करना है, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज को, हर एक डिपार्टमेंट के लेवल को, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सबको मिलजुल के कोऑपरेशन में काम करना चाहिए। और कोऑपरेशन में काम करेंगे तो उससे सबके बारे में सबका फायदा होगा, और इसमें इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना है। द प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, इंटरनल कॉम्पिटिशन विल बी टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर हमारे बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, टीम स्पिरिट होगा, ट्रस्ट होगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल कंपटीशन है, वो एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में बन जाएगा। हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां का माहौल कैसा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तभी हम मेंटली, फिजिकली सेटिस्फैक्शन के साथ में काम कर सकते हैं। तो अगर जहाँ पे डिस्प्यूट होगा, काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाहर के कंपटीशन को, बाहर को तो हम झेल लेंगे, सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने घर को संभालें। तो वैसे ही बाहर का कंपटीशन छोड़ो, पहले हमें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सही करना है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ का इंटरनल एनवायरनमेंट सही होगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे। अगर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। They should be treat each other as two pillars of the organization. ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को भी समझना चाहिए कि वो क्या है, एक इंटरनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, यानी मैनेजमेंट को भी ये समझना चाहिए कि एम्प्लॉयज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनके बिना तो ऑर्गेनाइजेशन रन करना पॉसिबल नहीं है। और जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको भी समझना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैनेजमेंट अगर उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो काम पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को पॉजिटिवली फेस करना चाहिए, पॉजिटिवली एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए, और दोनों को अपना इक्वल इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि दोनों क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स की तरह है। एक पिलर्स पे घर खड़ा नहीं हो पाएगा, तो दोनों के लिए जरूरी है, तो दोनों को एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि पहले काम डिवाइड हो जाता है। अगर आपको काम डिवाइड हो जा रहा है तो उसके साथ साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जा रही है, तो उस काम को और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पूरी तरीके अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अच्छे तरीके से करेंगे तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स पूरा होगा। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज अकम्पनीड विद द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। जब आपको प्रॉपर वर्क डिवाइड करके दे रहे हैं तो उसी के साथ आपको
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जा रही है दोनों को, मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को। मेजर प्लानिंग इज डन बाय टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट वेयर इज एम्प्लॉयज आर कंसर्न ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। जो भी मेजर प्लानिंग होता है वो मोस्ट ऑफ टॉप और मिडल लेवल के मैनेजमेंट करते हैं, और एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको एग्जीक्यूट करे, यानी कि कंप्लीट करे, इसके ऊपर फोकस करे, इसको पूरा करे। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर। इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज। जिस तरीके से आपको मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है उस तरीके से वो काम करके, उस इंस्ट्रक्शन से काम करके आपको उनको रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट देना है। और इससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स पूरा होगा, और हमारे एम्प्लॉयज और मैनेजर दोनों का एक बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, अच्छे से काम करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मतलब कहीं ना कहीं वो आपका भी प्रॉफिट है। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं उन दोनों का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट मतलब अगर जो चीज अपडेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको भी अपडेट करना चाहिए, क्योंकि दोनों का अपडेट होगा, दोनों का डेवलपमेंट होगा, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी यानी ज्यादा से ज्यादा फेम, नेम, गुडविल सब होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि टाइम टू टाइम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलना चाहिए। अगर उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स सक्सेसफुल होगा। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हमेशा मोस्ट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड होता है? एम्प्लॉयज के स्किल्स और उसके कैपेबिलिटीज के ऊपर। Thus providing training and development program to the employees whenever required. इसीलिए टाइम टू टाइम जब कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहिए ताकि इस काम में कोई मिस्टेक ना हो। तो टाइम टू टाइम उनको डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से उससे अपडेट हो जाए। इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिससे क्या होगा, अगर हम प्रॉपर अपडेट कर देंगे तो काम में डिले नहीं होगा, डिले नहीं होगा तो काम फास्ट होगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।